हेलो दोस्तों। मेरा नाम अभय कुमार है और मैं एक बार फिर आपके साथ फेसबुक लाइव में हाजिर हूँ। आज का दिन बहुत अहम है और जो हमारे आज के जो मेहमान हैं वो भी बहुत अहम हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, उनका इंट्रोडक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि आज का जो प्रोग्राम है उसका नाम है ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, मानवाधिकार जिसको हम कहते हैं हिंदी में, इंसानी हुकूक जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। तो इस पे आप लोग सबसे पहला सवाल तो ये पूछ सकते हैं कि आज आपको इस टॉपिक पे बात करने की क्या जरूरत पड़ गई। तो सबसे अहम बात यह है कि आज से कई साल पहले, मतलब 1948 में, जब मैं भी पैदा नहीं हुआ था, उस जमाने में यूनाइटेड नेशन, जिसको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र बोलते हैं, उसको अक़वाम मुत्तहिदा हम उसको उर्दू में बोलते हैं, उसकी जनरल असेंबली ने एक डॉक्यूमेंट्स को एडॉप्ट किया, उसको अपनाया, और उस डॉक्यूमेंट्स का नाम है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं यूडीएचआर, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। उसको आज यानी 10 दिसंबर 1948, 1948 दिसंबर 10 को उन्होंने इसको एडॉप्ट किया। और हर साल इवन जो है यूनाइटेड नेशंस जो है, संयुक्त राष्ट्र जो है, वो हर साल 10 दिसंबर के रोज इस दिन को, आज के दिन को, ये ह्यूमन राइट्स डे के तौर पे ऑब्जर्व करता है। और पूरी दुनिया में जहां पर भी डेमोक्रेटिक सेटअप है, जहां पर भी लोकतंत्र है, वहां पे ये देश बहुत ही मायने और अहमियत रखती हैं। एक बात इस डॉक्यूमेंट्स के साथ जो कही गई है वो ये है कि जो इंसान है, जो मानव है, वो सब बराबर हैं और सबको इंसानी हुकूक मिले हुए हैं, सबको अधिकार मिले हुए हैं, सबको स्वतंत्रता मिली हुई है, सबको जीने का अधिकार मिला हुआ है। चाहे कोई इंसान किसी भी रेस में पैदा हो, जैसे हमारे भारत में रेस, जैसे कास्ट आप समझ लीजिए, किसी भी रंग में वो पैदा हुआ है, चाहे वो गोरा हो चाहे वो काला हो, सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। चाहे रिलीजन उसका कुछ भी हो, सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। सेक्स हो, चाहे कोई औरत हो चाहे कोई मर्द हो, सबको बराबर के अधिकार मिले हुए हैं। तो सेक्स की बुनियाद पे, आपको लैंग्वेज की बुनियाद पे, कलर की बुनियाद पे, पॉलिटिकल ओपिनियन की बुनियाद पे, नेशनैलिटी के बुनियाद पे, प्रॉपर्टी की बुनियाद पे, स्टेटस की बुनियाद पे हम किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते हैं। लेकिन हो क्या रहा है, चाहे वो भारत हो अपना प्यारा मुल्क, या इससे बाहर पड़ोसी मुल्क हो, या दूसरे देश हो, वहां पर लोगों के साथ भेदभाव बंद नहीं हुए हैं। तो इस पे हमने सोचा कि आज राम पुनियानी साहब, जो कि तकरीबन 20, 25, 30 सालों से उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, ये आईआईटी में पहले प्रोफेसर थे लेकिन उन्होंने रिटायरमेंट ले ली, खासकर जब देश में सांप्रदायिक हिंसे बढ़ने लगे, उसके बाद गुजरात का जो मामला हुआ, उसके बाद इन्होंने क्या किया, रिजाइन किया, और तब से ये जो वंचित तबके के साथ लड़ रहे हैं, उनके अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, चाहे वो महिला के अधिकार हो, चाहे वो हमारे मुसलमान भाइयों के अधिकार हो, चाहे वो दलित भाइयों के अधिकार हो, चाहे दलित आदिवासी के अधिकार हो, सबके लिए लड़ रहे हैं। और राम पुनियानी सर हमेशा हम लोग ये बात कहते हैं कि देखो, मुसलमानों पे अगर हमला होता है तो ये मुसलमान का मामला नहीं है, ये लोकतंत्र का मामला है। अगर महिलाओं पे हमला होता है तो ये लोकतंत्र का मामला है। तो हम राम पुनियानी साहब से आज जानेंगे कि भारत में ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है। और हमारे साथ हमारे एक मित्र जामिया मिलिया इस्लामिया में पढ़ने वाले बद्र आलम साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ ह्यूमन राइट्स में वहां पे एमए किया था। वहां पे इन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल में भी ये इन्होंने काम किया। ये जो भारत का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है, वहां पर भी उन्होंने काम किया। और ये जामिया मिलिया इस्लामिया के अंदर में पिछले सालों में जिस तरह से हमले हुए हैं, इसको इन्होंने देखा भी है और झेला भी है। तो ये भी अपनी बात कहेंगे और अपने दुख दर्द को यहाँ बयान करेंगे। लेकिन सबसे पहले
मैं राम पुनियानी जी का इस्तकबाल करता हूं, स्वागत करता हूं, और ये हम लोगों को बताएं कि ये जो डेमोक्रेसी है, जो लोकतंत्र है, इसके ऊपर जो ये खतरे के बादल जो छाए हुए हैं, इसका हम कैसे मुकाबला करें और सबको मानवाधिकार कैसे सुनिश्चित करें। इस हिंदुस्तान को हिंदू, मुसलमान, दलित, पिछड़ा सबके लिए बराबर का मुल्क कैसे बनाएं, इसके लिए हमें हमारी रहनुमाई करेंगे। हमारे हमारे हम लोगों को कुछ बताने के लिए आए हैं। सर बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नमस्कार, आदाब सर। धन्यवाद। डॉक्टर अभय कुमार बद्र-ए-आलम खान और प्रिय दोस्तों, पहले तो खैर आज 10 दिसंबर का दिन है, मानव अधिकारों का दिन है। हम उस रास्ते पर पूरे जा नहीं पाए हैं, बहुत लंबा रास्ता तय करना है। ये मानकर हम ये भी समझने की कोशिश करें कि ये रास्ता कोई सीधा नहीं जाता, कभी ऊपर जाता है, कभी नीचे जाता है। वो जो एक लेनिन का फेमस वाक्य है, 3 कदम आगे 2 कदम पीछे, वैसा भी होता है। अब यही हमारी देश की हालत है कि ह्यूमन राइट्स के रास्ते पर पहले तो ये बात समझना ज़रूरी है कि ह्यूमन राइट्स की कल्पना ये द्वितीय महायुद्ध के बाद खास तौर से आई। अब तब तक दुनिया भर के बहुत सारे देशों में लोकतंत्र आ चुका था। कई देश लोकतंत्र के लिए लोकतांत्रिक रास्ते पर चलकर अधिकार कर रहे थे, रास्ता तय कर रहे थे, यानी दोनों बातें। कई देशों में लोकतंत्र आ गया था और कई देश लोकतंत्र के रास्ते पर जाने की संघर्ष कर रहे थे। अब इसमें जो जर्मनी में हुआ, जो इटली में हुआ, जिस प्रकार से भयंकर नरसंहार हुआ और कुछ लोगों को इसलिए चिन्हित किया गया, इसलिए नरसंहार हुआ कि वो एक नस्ल के हैं या एक धर्म से उनका संबंध है, उसके बाद पूरी दुनिया की चेतना में एक बात आई और वो बात थी मानव अधिकार की। ये जो सब हो चुका है, ऐसा फिर कभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए एक ऐसी कल्पना हो कि जो भी व्यक्ति जन्म लेता है उसको अपने जीवन पे अधिकार है, राइट टू लाइफ। तो राइट टू लाइफ ये उसका एक मूलभूत ये था। और आज दुनिया के कई देशों में मेरे ख्याल से पीछे चलने की प्रक्रिया चालू है। कुछ कदम आगे चले और अभी का जो पूरा दुनिया का दौर है उसमें कुछ कदम पीछे चलने की बात हो रही है। और ख़ास तौर से हमारे देश में ये पीछे चलने वाली बात बहुत मजबूत है। हमने 1950 से लेकर 1980 तक जो सफ़र तय किया, वो मैं मानता हूँ कि एक लोकतंत्र में हमारे अधिकारों को मजबूत करने की दिशा में एक छोटा सा कदम था। और उसके बाद से जो चल रहा है, जब से भावनात्मक मुद्दे, धर्म के आवरण की राजनीति, रथ यात्रा, काऊ, बीफ, लव जिहाद, ये मुद्दे आए हैं, तो सब लोगों के जो खास तौर से वंचित तबके हैं, वंचित तबकों में मैं 5 तबकों को वंचित तबका मानता हूँ: दलित, स्त्रियां, धार्मिक अल्पसंख्यक, आदिवासी और मजदूर। ये 5 वंचित तबकों के अधिकारों में एक पीछे हट हो रही है। किसानों के एक बड़े तबके को भी मैं मजदूर तबके के साथ जोड़ूंगा। और खैर, किसानों का तभी आंदोलन आप दिल्ली में देख रहे हैं। इसी के साथ साथ जो पिछले कुछ सालों में कानून लाए गए, कानून से मैं बात शुरू करता हूँ। तो कानून में मजदूरों ने अपने संघर्ष से जो अधिकार प्राप्त किए थे उनको खत्म करने की कोशिश की गई है। किसानों ने, अभी किसानों का तो आंदोलन हम देख रहे हैं। और एक मैंने स्टैटिस्टिक्स में बहुत एक्यूरेट नहीं, मोटे तौर पे मैं आपको एक स्टैटिस्टिक्स बता रहा हूँ जो मैंने देखा था। 2014 से लेकर 2016 के बीच में दलितों पर, स्त्रियों पर और धार्मिक अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हुए हैं उसमें 20 से लेकर 30% वृद्धि हुई है। There is a rise of nearly 20 to 30% from 2014 to 2016. 2014 उसको एक मैं स्टैंडर्ड के रूप में क्यों ले रहा हूँ कि उस समय एक व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और उन्होंने कहा, उनके साथियों ने कहा, 1000 साल की गुलामी के बाद हम अपना राज्य बना रहे। तो आप इशारा समझ लीजिए उनका किस बात के, कौन से राज्य की तरफ इशारा है। और यही बात हम पिछले कुछ
दशकों से देख रहे हैं, ज्यादा तेज हो रही है। दिल्ली में अभी भयंकर दंगे करवाए गए, शाहीन बाग नाम का एक महान आंदोलन, उसको कुचलने की कोशिश की गई। और इवन कोरोना छोड़िए, बाकी चीजों को छोड़िए, बीमारी में भी इन्होंने इसको एक विभाजक रूप में प्रस्तुत किया। इन्होंने मतलब उन्होंने डायरेक्ट नहीं किया होगा, जो मीडिया उनका पक्ष लेता है, जो मीडिया इनकी गुलामी करता है, इनकी गोद में बैठता है, वो मीडिया ने अपना, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं इविल जीनियस, कुछ अंग्रेजी शब्दों के लिए माफ कीजिएगा, हिंदी में वो शब्द नहीं है, अच्छी बात है, इविल जीनियस। इविल जीनियस क्या था? उन्होंने दो शब्द बनाए, एक था कोरोना जिहाद और दूसरा था कोरोना बॉम्ब। यानी डोनाल्ड ट्रंप आए, 2 लाख जमा हुए, कोई प्रॉब्लम नहीं। कनिका कपूर नाम की सिंगर आई, हजारों लोगों से उसका एक्सपोजर हुआ, कोई प्रॉब्लम नहीं। और ये जो 3,000 लोग दिल्ली के मरकज में बैठे थे, तबलीगी जमात वाले, इन्होंने कोरोना फैलाया। और इतने खतरनाक तरीके से, अगर आपको कोई केस स्टडी करना हो कि समाज में चीजों को गलत कैसे प्रस्तुत करना, एक संप्रदाय के खिलाफ नफरत कैसे पैदा करना, तो ये उसका एक बेहतरीन आपको एक मॉडल मिलेगा कि इवन बीमारी तक को इन्होंने नहीं छोड़ा। समाज में नफरत फैलाना है, नफरत फैलाना इसलिए कि दंगे करवाए जा सके, दंगे इसलिए करवाए जा सके कि उनकी सत्ता मजबूत हो, और सत्ता मजबूत होकर क्या किया जाए? मानव अधिकारों पर अटैक किया जाए। जो लोकतंत्र का मामला होता है, लोकतंत्र में आलोचना अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता क्यों है? उसका एक सरल कारण है कि कोई भी सरकार परफेक्ट नहीं हो सकती है। आलोचनाओं के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से बेहतर नीतियां समाज में बने, ये उसका एक उद्देश्य होता है। पर ये सरकार जो जिस रास्ते पे चल रही है, उस रास्ते में ज्यादातर वंचित तबकों का ह्यूमन राइट, वो आर्थिक हो, वो सामाजिक हो, किसी और धार्मिक अधिकार भी हो, इन सब पर एक प्रकार से बहुत बड़ी गदा आ रही है। और जब हम मानव अधिकारों की बात करते हैं, तो मानव अधिकारों में सभी चीजें आती हैं। नंबर 1, इज्जत से जीने का अधिकार, राइट टू लाइफ। नंबर 2, समाज, जैसे आपने अभय कुमार जी ने पहले कहा, बराबरी। बराबरी में फिर आप जाति नहीं देखेंगे, धर्म नहीं देखेंगे, लिंग नहीं देखेंगे, भाषा नहीं देखेंगे, क्षेत्र नहीं देखेंगे, पूरी प्रकार की बराबरी। ये सब की जो कल्पनाएं हैं, इन कल्पनाओं पर एक बहुत बड़ा हमला आज के समय में चल रहा है। अब क्यों चल रहा है, उसके लिए मैं सीधे तौर पे आऊंगा इस बात पे, क्योंकि अभी जो ताकतें केंद्र सरकार में हैं, कई राज्य सरकारों में हैं, और उससे भी ज्यादा वही ताकत, उसी विचारधारा को मानने वाले लोग हमारे सभी क्षेत्रों में छुपे हुए हैं। इनफिल्ट्रेशन तो इसको नहीं कह सकते, वो वहाँ हैं और वो अपना काम कर रहे हैं। वो शिक्षा का क्षेत्र हो, मीडिया का क्षेत्र में तो आप सब लोग जानते ही हैं, पुलिस हो, अफसरशाही हो, जुडिशरी हो, सब जगह वो लोग घुसे हुए हैं और एक ऐसी राष्ट्रवाद को वो प्रमोट करते हैं जिसमें अधिकारों की जगह नहीं होती। याद रखिए, उसमें एक क्लेवर डिवीजन ऑफ लेबर है। डिवीजन ऑफ लेबर क्या है? जो संभ्रांत तबका है उसके पास अधिकार है, जो संभ्रांत तबका है उसके पास अधिकार है, और जो मार्जिन वाला तबका है उसके पास कर्तव्य है, उसकी ड्यूटीज हैं। इस प्रकार का एक विभाजन ये चलता है, और ये ज्यादातर इस प्रकार के विचार संकीर्ण राष्ट्रवाद, नैरो नेशनलिज्म, वो धर्म के आधार पे हो या नस्ल के आधार पे हो, इस आधार पे जब राष्ट्रवाद को लाया जाता है तो इस प्रकार की चीजें समाज में होती हैं। तो भारत में हम थोड़ा इसकी उत्पत्ति देख लेते हैं। भारत में भी जैसे मैंने कहा कि मानव अधिकार की कल्पना कोई एक छलांग में नहीं आई। मानव अधिकार की कल्पना धीरे धीरे विकसित हुई। आजादी के आंदोलन के दौरान उस कल्पना ने एक अच्छा रूप लिया, संविधान में उसने एक बहुत बेहतरीन रूप लिया। संविधान के बाद के 30 सालों में ठीक ठाक मामला चल रहा था, और 1980 के दशक के बाद से मानव अधिकार की कल्पना पर पूरे तौर से खुलेआम हमला और उस प्रकार की नीतियां चल रही हैं। तो मानव अधिकार की कल्पना मानने वाले एक प्रकार के लोग होते हैं, मानव अधिकारों को दबाने वाले दूसरे प्रकार की विचारधारा के लोग होते हैं। और इसको हमें अगर भारत के संदर्भ में देखना हो तो थोड़ा सा मैं
राजाशाही के युग पे ले जाता हूँ। कई राजाओं का गुणगान करते हैं लोग। मुझे डिफेंड करने के लिए कई बार मुसलमान राजाओं को बताना पड़ता है भैया वो भी दूसरे तरह के राजा थे, पर उस समय अधिकार की कल्पना प्रजा के पास नहीं थी। नंबर वन, नागरिकता की कल्पना नहीं थी। नागरिकता की कल्पना आती है, उससे अधिकारों की कल्पना आती है, और उससे फिर अधिकारों को प्राप्त करने की बात चलती है। अधिकार ऑटोमेटिक कभी नहीं मिलते, संघर्ष के बगैर अधिकार मिलना असंभव है। तो खैर, राजाशाही में जो एक व्यवस्था है, गरीब किसान, मजदूर, उसके ऊपर जमींदार, उसके ऊपर राजा, उसके ऊपर महाराजा, इनका इस प्रकार से शोषण चलता है नीचे के तबकों का। और इनके शोषण को जायज, उचित, करेक्ट ठहराने के लिए इनके साथ चलते हैं धर्मगुरु। और धर्मगुरु क्या बताते हैं लोगों को? अरे भाई, ये जो राजा है वो डायरेक्टली ऊपर वाले का बेटा है। हमारे जैसे लोग ऐरे गहरे नत्थु खैरे, राजा की बात सुनो, नहीं तो नरक, हेवन और जहन्नुम, इतना भेदभाव उन्होंने बराबर रखा, उसमें कंफ्यूजन नहीं किया। वो नरक हो, जहन्नुम हो या हेल हो, तीनों में ट्रीटमेंट एक सरी का मिलता है, वहां एक इम्पार्शियलिटी दिखती है। तो खैर, अगर आप राजा की बात नहीं मानोगे तो उधर जाओगे, और राजा और धर्मगुरु की कंबाइंड बात मानोगे तो स्वर्ग का रास्ता आपके लिए आसान है। तो एक शोषण व्यवस्था जिसमें अधिकारों की कोई कल्पना नहीं है, वो है राजाशाही। राजाशाही से भारत में बाद में आता है। खैर, अब ज्यादातर तो आज इतिहास को लोग ऐसे देखते हैं, हिंदू वर्सेस मुसलमान राजा, जो गलत है। बेहतर तरीका जो अंबेडकर ने देखा कि मुख्य तौर से भारत के इतिहास को अगर दो तरीके से देखना हो, भारत के इतिहास को सही तरीके से देखना हो, तो एक तरफ वो आंदोलन जिन्होंने गौतम बुद्ध के रास्ते पर चलकर समता के लिए आंदोलन किए या बातचीत रखी। गौतम बुद्ध, उसके बाद संत परंपरा, कबीर, तुकाराम, नामदेव, नरसिंह मेहता, और उसके बाद फिर आजादी के आंदोलन में जो शिक्षा का प्रसार के साथ लग रहा है कि शायद राम पुनियानी सर आ गया जी कुछ चलता रहता है, बीच बीच में लाइव में आदत हो गई है, बीच में चला जाता है, आ जाता है, कोई बात नहीं। तो एक तरफ ये बात आई, तो डॉक्टर अंबेडकर कहते हैं कि भारत के इतिहास का मुख्य अंतर्विरोध समतावादी विचार जो कबीर और उनके पहले भगवान गौतम बुद्ध में मिलते हैं, और दूसरी तरफ से ऊंच नीच के विचार जो ब्राह्मणवाद की रीढ़ की हड्डी है। तो ये खैर, अब ये एक हो गई कि मानव अधिकार हमेशा नहीं होते हैं। और राजाओं के समय, सामंतशाही के समय, एक डिवीजन ऑफ लेबर मैंने आपको बताया, और उसके साथ ये बताया कि जो स्त्रियां हैं, जो दलित हैं, उनको कोई अधिकार नहीं है, उनको सेमी स्लेवरी का उनका एक जीवन है, जो अर्ध शूद्र, अर्ध गुलामी की अवस्था टाइप उनका है। अब परिवर्तन की जो दिशा चालू होती है भारत में, वो वास्तव में चालू होती है, वेरी कॉन्ट्रेरी, बहुत अजीब बात है, वो चालू होती है अंग्रेजों के आने के बाद। कई अच्छे राजा हुए जिन्होंने लोगों का वेलफेयर का ख्याल किया, पर ज्यादातर सिस्टम तो वही है कि गरीब किसान का शोषण होगा और वो राजा की समृद्धि उससे बढ़ेगी, जिसको हम अलग रख देते हैं। अब भारत में जो कल्पना, जो रास्ता चालू होता है अधिकारों की बात का, वो होता है अंग्रेजों के आने के बाद। अब अंग्रेज यहाँ आए व्यापार करने, यहाँ शासन किया, हमारी संपत्ति को लूट कर ले गए, और साथ ही साथ जो खास 3 परिवर्तन वो मुख्य रूप से लाए, वो लाए तो खुद के फायदे के लिए, पर यहाँ भी उससे समाज बदला, और कई उनकी जो चीजें ब्रिटेन में चलती थी उन्होंने यहाँ भी लागू की। जैसे फ्री प्रेस हो गया, राइट टू एसोसिएशन, आप संगठन बना सकते हैं, आप अखबार चला सकते हैं, और उसी के साथ साथ आधुनिक शिक्षा का आना। तो 3 चीजें जो आई, पहला रेलवेज, रेल, दूसरा ट्रांसपोर्ट, मेल, तीसरा आधुनिक शिक्षा, आधुनिक न्याय व्यवस्था, और आधुनिक पनिशमेंट सिस्टम या जेल व्यवस्था। तो इसको याद रखने के लिए केवल मैं जेल कह देता हूँ। तो तीन परिवर्तन मैंने बता दिए, कौन से? रेल, मेल, जेल।
अब जहां ये परिवर्तन हो रहे हैं तो समाज का जो पुराना तबका है उसकी जमींदारी को खत्म नहीं किया जाता। फ्रांस और भारत में फर्क क्या है? नया तबका ऊपर आता है और पुराने अधिकारों वाले तबके को समाप्त कर दिया जाता है। भारत में नया तबका ऊपर आता है, पुराना तबका चलता रहता है। और यहाँ इस बात को, इन पहले परिवर्तनों को हम देख लें जो हमको मानव अधिकार की तरफ ले जाते हैं। परिवर्तन क्या है? आधुनिक शिक्षा, आधुनिक शिक्षा और उसी के साथ राइट टू एसोसिएशन, संगठन बनाने की आजादी। राजाओं के समय संगठन बनाने की आजादी नहीं थी। बहुत गुणगान कीजिए राजाओं का, पर आप संगठन नहीं बना सकते हैं। राजा के दरबार में चाटुकार, उनके चारण भाट उनके बारे में लिखते थे। खैर छोड़िए उनको। अब अंग्रेजों के आने के बाद ये जो परिवर्तन हुए, तो इन परिवर्तनों से 3 नए वर्ग अस्तित्व में आए। ये 3 वर्ग कौन से अस्तित्व में आए? पहला, व्यापारी पूंजीपति जिन्होंने यहाँ फैक्ट्रियां डाली। दूसरा, फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूर। और तीसरा, आधुनिक शिक्षित वर्ग। इनको मैं कहता हूं उभरते हुए वर्ग। ये उभरते हुए वर्ग हैं। और फिर दूसरे वर्ग कौन से हैं? जो है वो है डूबते वर्ग जो डूबे नहीं। डूबते वर्ग जो डूबे नहीं, राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार। अब उभरते वर्गों से कुछ संगठन बने, उभरते वर्गों से कुछ संगठन बने। उनके जरा नाम का पैटर्न याद रखिए। इसमें आपको स्वतंत्रता, समता, बंधुता के चिन्ह मिलेंगे। ये उभरते वर्ग कौन से हैं? ये उभरते वर्गों में 3 मेरे जो सिंबल हैं, एक है शहीद भगत सिंह, नौजवान भारत सभा। दूसरे हैं भीमराव बाबा साहब अम्बेडकर। बहुत संगठन बनाए, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी से शुरू होकर और भी इसके साथ बनाए। आखिर में उन्होंने जो कल्पना रखी थी वो थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया। और तीसरे मौलाना अबुल कलाम आजाद, एनी बेसेंट, सरदार बलदेव सिंह और मोहनदास करमचंद गांधी, जिसने पूरे आजादी के आंदोलन का नेतृत्व किया। पार्टी का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। जरा नाम दोहरा दीजिएगा, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। और यही आधुनिक राष्ट्रवाद को लाने वाली ताकतें थी। इसी में से स्वतंत्रता, समता, बंधुता के मूल्य निकले। अब जो पुराने थे, पुराने राजा, नवाब, जमींदार, जागीरदार, इन्होंने देखा हमारी सत्ता कमजोर हो रही, वो भी साथ में आए, उन्होंने भी संगठन बनाए। शुरू में तो केवल राजा थे, नवाब थे, जमींदार थे, जागीरदार थे। बाद में कुछ शिक्षित लोग, अपर कास्ट, एलिट तबके इनके साथ जुड़ गए। और इसमें से 3 संगठनों के नाम मैं आपको बताता हूँ। पहले नाम के पैटर्न आप जरा सोचिएगा, मेरा इशारा किस तरफ है। ये 3 संगठन क्या है? मोहम्मद अली जिन्ना, मुस्लिम लीग, विनायक दामोदर सावरकर, हिंदू महासभा। और तीसरा आज का जो सबसे बड़ा संगठन है, जो सब अधिकारों के खिलाफ है, हिंदू राष्ट्र के लिए, आरएसएस। फिर से दोहरा दूं, मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, हिंदू राष्ट्र के लिए आरएसएस। इधर देख लीजिए, नौजवान भारत सभा, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। आशा है आपको मेरा इशारा समझ गया होगा। उभरते वर्गों ने आधुनिक भारत के निर्माण में अलग अलग प्रकार से योगदान दिया, अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किए। बाबा साहब ने दलितों के बराबरी के लिए, ह्यूमन राइट्स तो आगे की बात है, पहले सोशल इक्वालिटी की बात आती है। सोशल इक्वालिटी के लिए कालाराम मंदिर का आंदोलन, चौधार तालाब का आंदोलन, और उसी के साथ उन्होंने किताब को जलाया। याद रखिएगा, किताब का नाम था मनुस्मृति, जो सैकड़ों की तादाद में, जिसके वर्जन्स गीता प्रेस गोरखपुर से निकल के 5-5, 10-10 रुपए में बिकते हैं। और जो भी तीर्थ यात्री आते हैं गीता प्रेस की किताबों पर, वो सब किताबों को खरीद कर ले जाते हैं। खैर, तो बाबा साहब ने मनुस्मृति को जलाया, याद रखिएगा। और यही बाबा साहब ने जाकर बाद में भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। भारतीय संविधान के ड्राफ्टिंग कमेटी की अध्यक्षता की। और भारतीय संविधान के कौन से मूल्य हैं जो डॉक्टर अभय कुमार बोल रहे थे? स्वतंत्रता, समता, बंधुता और न्याय, यानी मानव अधिकारों की कल्पना इसमें निहित है। और इधर के जो लोग थे, जिनको मैं डूबते हुए वर्ग कहता हूं,
उसके एक प्रतिनिधि को आपके सामने रखूंगा। उनका नाम है के सुदर्शन। आपने से इनका नाम नहीं सुना होगा तो वेरी गुड, सुना है तो भी गुड। कौन थे के सुदर्शन? ये आरएसएस के सरसंघ चालक थे। आरएसएस के सरसंघ चालक सन 2000 में बने और उन्होंने कहा भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है। अब यार ये देशी विदेशी क्या होता है? मैंने तो एक ही चीज मुझे पता है जो देशी विदेशी होती है, शाम के समय कुछ लोग उसका सेवन करते हैं आनंद से। बाकी तो मुझे मानवता के मूल्य तो में तो कोई देशी विदेशी दिखता नहीं है। मानवता के मूल्य तो पूरे दुनिया के हैं, उस पर कोई किसी की मोहर नहीं लगी होती, किसी की मोनोपोली नहीं होती, ना विज्ञान पे होती है, ना नैतिक मूल्यों पे, ना राजनीतिक मूल्यों पे किसी की मोनोपोली नहीं है। तो सुदर्शन जी कहते हैं भारतीय संविधान विदेशी मूल्यों पे बना है, इसको फेंक दिया जाना चाहिए और एक ऐसा संविधान लाना चाहिए जो भारतीय धर्म ग्रंथों के आधार पे बना हो। तो इधर का रास्ता देख लीजिए, अंबेडकर का रास्ता क्या है? मनुस्मृति को जलाओ, भारतीय संविधान के मूल्य स्वतंत्रता, समता, बंधुता के लाओ। और इधर के क्या मूल्य हैं? आरएसएस धर्म के नाम की राजनीति करने वाले, केवल आरएसएस नहीं, वो तालिबान हो, मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट अलग अलग प्रकार के हो, मुस्लिम ब्रदरहुड हो, क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म हो, या बुद्ध धर्म के नाम पे राजनीति करने वाले म्यांमार और श्रीलंका में हो, इनके सबके ये है, ये गौरवमयी इतिहास को वापस लाना चाहते हैं। इनको स्वर्णिम युग इतिहास में दिखता है। और इतिहास में कौन से मूल्य थे? ऊंच नीच जो जन्म से बनी होती है, जिसमें एक तबके को अधिकार रहते हैं, दूसरे तबके की गुलामी रहती है, ये उनके मूल्य रहते हैं। भगत सिंह और अंबेडकर भविष्य का सपना देखते हैं, एक ऐसा भविष्य आना चाहिए जिसमें हम सब समान हो, हम इज्जत से जी सकें। और दूसरी तरफ से वो बात कहते हैं प्राचीन काल में बहुत अच्छा टाइम था, नो प्रॉब्लम, वगैरह वगैरह वगैरह, उसके डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। तो मुख्य रूप से जो अधिकारों की कल्पना चालू होती है भारत में, वो उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन, उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन के समांतर चालू होती है। और इस उभरते हुए वर्गों के साथ एक शब्द का इस्तेमाल होता है, इंडिया इज ए नेशन इन द मेकिंग। भारत एक बनता हुआ राष्ट्र है, रेडीमेड नहीं है। जैसे इधर के लोग कह रहे हैं कि मुस्लिम राष्ट्र तो रेडीमेड है 1200 साल से, जब से मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पे आक्रमण किया। उससे आगे जाके हिंदू राष्ट्र वाले कहते हैं हम तो अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र वाले हैं, हिंदू राष्ट्र यहाँ रहा है। अब अनादिकाल से उनका क्या तात्पर्य है मुझे पता नहीं, क्योंकि मैं तो अभी भी डार्विन की थ्योरी में मानता हूँ, वो भले नहीं मानते, पर मैं उसको भी मानता हूँ कि हमारे पूर्वज क्या क्या थे, उसमें मुझे कोई शर्म महसूस करने की बात नहीं है। जिस प्रकार की चीजें कम हम कर रहे हैं, उससे ज्यादा तो शर्मिंदा कोई हमको कर ही नहीं सकता। एनीवे, तो हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं और हिंदू राष्ट्र के मूल्य मनुस्मृति में समाहित है। तो भारत में जो मानव अधिकारों की कल्पना की यात्रा चली, वो कल्पना की यात्रा आजादी के आंदोलन के साथ चालू हुई। भारतीय संविधान में उसका एक बड़ा रूप देखने को मिला। 1950 से 80 तक थियोरेटिकली थोड़े मामले में, कम मामले में इस रास्ते पर हम चले। और उसके बाद जो हुई, धर्म के नाम की राजनीति ने आकर समाज में एक प्रचार प्रसार भी कम शब्द है, एक लोगों के दिमाग में फिट कर दिया। क्या फिट कर दिया? अब आप तो जानते होंगे, 5 से 15 साल के बच्चे जाते हैं वहां, पहचान लीजिए कहाँ जाते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, फिर उनका बौद्धिक लिया जाता है। और बौद्धिक में क्या बताते हैं कि हम अनादिकाल से हिंदू राष्ट्र हैं, हमारे यहाँ कोई समस्या नहीं थी, सब जातियां बराबर थी, स्त्रियों को आदर से देखा जाता था। मुसलमान आए, उन्होंने धर्मांतरण करने की कोशिश की, जातियों की ऊंच नीच आ गई। मुसलमान आए, उन्होंने हमारी स्त्रियों को बुरी नजर से देखा, तो स्त्रियों के बीच में वो सती प्रथा टाइप चालू हो गया। ये खैर एक कंकॉक्शन बना के पिलाया जाता है, जो जिसका विरोध आजादी के आंदोलन में, आजादी के आंदोलन के कृत्यों के साथ हुआ, जिसका विरोध भगत सिंह के कृत्यों के साथ हुआ, अंबेडकर की रचनाओं के साथ हुआ, गांधी के आंदोलन के साथ हुआ। पर उसके बाद जो ये मूल्य थे, उनको समाज के तबकों तक
वैचारिक रूप से ले जाने का काम कहीं तो बंद हो गया। और ये इधर से जो विचारों को समाज में ले जाने का था कि दलित का काम होता है वो समाज की सेवा करे, स्त्री का काम, अब मैं ये मन से नहीं कह रहा, ये क्योंकि उनकी जो रचनाएं हैं उन्हीं में से बता रहा हूँ, खासतौर स्त्रियों के बारे में। अभी अभी वो हमारे गोवा के गवर्नर थे मृदुला सिन्हा जी की मृत्यु हुई अभी कुछ एक दो हफ्ते पहले। 1994 में उन्होंने सैवी पत्रिका में एक इंटरव्यू दिया था और कहा था कि स्त्रियों को जहां तक हो सके घर के बाहर काम नहीं करना चाहिए। दहेज, मैंने अपने बेटे की शादी में दहेज लिया, बेटी की शादी में दहेज दिया। और कोई पति अपनी पत्नी को तो अगर मारता है तो घर की भलाई के लिए मारता होगा ना। ये भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा कह रही हैं। 1980 के दशक में रूप कंवर का केस होगा, आपको याद होगा रूप कंवर का केस। उस समय भाजपा की उपाध्यक्षा थी विजया राजेश शिंदे। अब आप लोग तो आंदोलन की बात करते हैं, ये लोग यात्राओं की बात करते हैं, और उस समय विजया राजेश शिंदे ने एक आंदोलन किया। आंदोलन क्या किया? महिलाओं को लेकर पार्लियामेंट में मार्च निकाला और पार्लियामेंट में जाकर उन्होंने मार्च में नारा दिया कि सती होना भारतीय स्त्री की गौरवमयी परंपरा है, साथ ही साथ ये भारतीय स्त्री का अधिकार भी है। अब कोई वहां पत्रकार था नहीं उनको पूछने वाला कि आपने इस अधिकार का उपयोग क्यों नहीं किया, कि उनके पति की मृत्यु को काफी साल हो चुके थे। खैर, पर ये उनकी विचारधारा का मैं जोड़ आपको बताना चाहता हूँ। दलितों के बारे में भी यही बात है। आपके प्रधानमंत्री जी ने एक किताब लिखी, कर्मयोगी। अभी हमारे दोस्त मैनुअल स्कैवेंजिंग के खिलाफ बहुत बड़ा आंदोलन करते हैं, उम्मीद करता हूँ वो सफल होंगे, हमारे विल्सन बैजवाड़ा। और उसी के साथ साथ प्रधानमंत्री जी ने किताब लिखी जो अभी विड्रॉ कर ली है शायद, कर्मयोगी। क्या लिखा उसमें इन्होंने? ये जो मैनुअल स्कैवेंजर्स जो वाल्मीकि समाज से आते हैं, ये कोई पैसे के लालच में ये काम नहीं करते, ये आध्यात्मिक सुख प्राप्त करने के लिए ये काम करते हैं। वाह प्रधानमंत्री जी वाह, ऐसा आध्यात्मिक सुख आप क्यों नहीं प्राप्त करते? कभी आप खुद के भी तो इशारा कीजिए। एनीवे, तो ये इनके जो मूल्य हैं, आज दुख के साथ कहना पड़ता है कि हमारे मानव अधिकारों के रास्ते में जो भी आंदोलन होते हैं, हर एक आंदोलन को एंटी नेशनल करार दे दिया जाता है। जेएनयू में तो बहुत बड़ा हुआ, वो कन्हैया कुमार और उमर खालिद, और आपके उमर खालिद तो अभी भी जेल में है, कन्हैया कुमार जेल में थे, उसको भी उन्होंने एंटी नेशनल घोषित करके किया। और बिहार में कन्हैया कुमार के चुनाव हारने का एक कारण जो मुझे लगता है कि इतना स्ट्रॉन्ग प्रोपेगेंडा हुआ कि ये तो देशद्रोही है। तो खैर, अपने अधिकारों की बात करना अभी देशद्रोह हो गया। आप मानव अधिकारों के दिन ये बात कर रहे हैं कि हमारे मानव अधिकारों के हिसाब से ये सब होना चाहिए, पर आज परिस्थिति ऐसी है कि हमारे नागरिक अधिकार जो मैं बार बार स्वतंत्रता, समता, बंधुता, न्याय की बात करता हूँ, उन्हीं पे हमला हो रहा है। धीरे धीरे बात चल रही है, जैसे सुदर्शन जी ने कहा, वैसे बीजेपी के कई सांसद मंत्री बीच बीच में उछाल देते हैं कि हम भारतीय संविधान को बदलेंगे। अभी तो खैर बिना संविधान बदले ही समाज के इन तबकों पर एक बहुत बड़ा आक्रमण चल रहा है। तो आज सर जी हम सोच रहे हैं कि थोड़ा बद्रे आलम साहब से भी जरा उनकी भी राय ले ली जाए। बद्रे साहब के जी, जो लोग अभी ज्वाइन किए हैं उनको बता दें कि बद्रे आलम साहब ने जामिया मिलिया इस्लामिया से ह्यूमन राइट्स में उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट की पढ़ाई की है। इसके अलावा वो एमनेस्टी इंटरनेशनल और इसके अलावा जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन थे उसके साथ भी जुड़े हुए हैं। और जामिया जो कि पिछले कई सालों से एक आंदोलन का मरकज रहा है, केंद्र रहा है, उसको भी उन्होंने बहुत करीब से देखा है। तो हम चाह रहे हैं कि इन्होंने एक एकेडमिक के तौर पर भी इन्होंने ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई की है, एक एक्टिविस्ट के तौर पर भी देखा है। तो आप इस दिन को 10 दिसंबर को भारत में मानवाधिकार जो दिवस है उसको आप कैसे देख रहे हैं, और भारत में जो वंचित तबके के लिए जो अधिकार है कितना मिल पा रहे हैं, कितना नहीं मिल पा रहे हैं?
बद्रे मैं साहब। 1 मिनट में कंप्लीट कर दूं, 1 मिनट में कंप्लीट करके मैं जी आपको जी देता जी 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 हूँ। जी मैं लास्ट में कंक्लूड कर देता हूँ। मेरा कंक्लूजन ये है कि जहां भी धर्म के नाम की, नस्ल के नाम की राजनीति आती है, वो मानव अधिकारों के कंसेप्ट को खत्म कर देती है, नागरिक अधिकारों को खत्म कर देती है, और आज यही हमारे सामने सबसे बड़ी चुनौती है। बद्रे आलम, सॉरी फॉर टेकिंग। शुक्रिया अभय साहब, आपने इनवाइट किया राम पुनियानी साहब को, क्योंकि राम पुनियानी साहब के ही हम लोग पढ़ते हैं, उनके सुनते हैं और उनसे बहुत कुछ हमने सीखा है। आवाज कम है इनकी थोड़ी। हाँ, राम पुनियानी साहब से पढ़ते लिखते रहते हैं हम लोग, उनका आर्टिकल मजमून काउंटर कंट में बहुत जगह जो है पढ़ते हैं, और उन्होंने बात काफी संजीदता से बात रखी। बद्रे भाई थोड़ा जोर से बोलिए, बद्रे भाई थोड़ा माइक्रोफोन को मुंह के पास ले जाइए, जोर से जरा बोलिए जी। हाँ, तो शुक्रिया अभय साहब और जनाब राम पुनियानी साहब, आप लोगों ने मतलब जो लेक्चर अभय साहब ने कराया, राम पुनियानी साहब ने पूरी तरह से तारीखी पस मंजर से बताया इसके लिए, और हम राम पुनियानी साहब से बहुत कुछ सीखे। हम जो एक बात बताना चाह रहे हैं वो एक हिस्टोरिकल उन्होंने पस मंजर भी बताया, लेकिन हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा जो गाइडिंग प्रिंसिपल है जो ह्यूमन राइट्स का, वो यूडीएचआर, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स डिक्लेरेशन, जो कि 90 आज जो दिन है 10 दिसंबर 1948 को यूडीएचआर हुआ, जो उसका एक ऐतिहासिक पस मंजर यही है, हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट यही है कि जो सर ने भी हिंट किया था कि भाई ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, जो सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद होलोकास्ट हुए, उसके बाद बहुत सारा इंसानियत की कत्ल गारत हुई जो है, तो दुनिया के तमाम जो अमर पसंद लोग थे वो उन्होंने चाहा कि भाई कि इस तरह की चीजें नहीं होना चाहिए, तो वो सब बैठे बुन के लोगों ने, और हमारा हिंदुस्तान भी उस इसमें शामिल रहा है जो है, क्योंकि उस वक्त हमारे हिंदुस्तान में भी एंटी कॉलोनी स्ट्रगल चल रहा था, जिसमें महात्मा गांधी जो है वो सिविल राइट्स मूवमेंट्स चला रहे थे, और सिविल लिबर्टी मूवमेंट्स यहाँ पे हिंदुस्तान में बहुत जोर से चल रहा था, और हमारा हिस्टोरिकल पस मंजर उन्होंने बताया था कि भाई गौतम बुद्ध से लेकर कबीर से लेकर के एक हमारा हिंदुस्तान में परंपरा रहा है, मानव अधिकार का एक परंपरा रहा है, जिसपे बातचीत हो गई है, उस पर हम नहीं जाएंगे ऐतिहासिक पस मंजर में। तो संविधान भी हमारा इधर बढ़ रहा था, उधर यूडीएचआर, तो हमने पूरी दुनिया में जो एंटी कॉलोनी स्ट्रगल्स से, और जो दुनिया में जो महात्मा गांधी, नेहरू और मौलाना आजाद, और जो उन्होंने सर ने भी बताया कि जो हमारा डेमोक्रेटिक स्ट्रगल्स चल रहे थे, उससे कहीं ना कहीं हम ये करके, तो हमारा भी आइडियाज एक चला रहा था जो है, क्योंकि हम हिंदुस्तान किसी को कोलोनाइज नहीं किया जो है, हिंदुस्तान ने किसी भी और मुल्क के को लूटा नहीं जो है, ये तो हम कह सकते हैं जो है, और यहाँ पे भी उस तरह से तारीख में कत्ल गारत भी नहीं हुए हैं, जो हिंदुस्तान की तारीख अगर हम देखेंगे तो एक टॉलरेंस की परंपरा रही है, एक जो है सहिष्णुता, एक सब्र और तहम्मुल का परंपरा रही है, इस्लाम यहाँ पे बहुत सारे सभ्यताएं आई, बहुत सारे संस्कृति आई, आपस में मिलजुल करके चली, हालांकि इसके एक बैड एस्पेक्ट भी है, जो जाति व्यवस्था है, ये वो सर ने हिंट किया। तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि हमारा हिंदुस्तान का जो स्ट्रगल है, एंटी कॉलोनी स्ट्रगल, और हमारी जो हिंदुस्तान की विरासत है, और पूरी दुनिया की जो एक स्ट्रगल्स था, तो 1948 में जाकर के जो उससे पहले हालांकि हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट्स हुए, जो बाबा साहब अम्बेडकर ने जो सवाल उठाए, वो तमाम मानवाधिकार और इंसान के हुकूक के लिए था। वो कहने का मतलब कि जो प्रजा और राजा वाला सिलसिला नहीं था, हमारे एक मॉडर्न सिटीजनशिप की कॉन्सेप्ट जो है हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। लेकिन यूडीएचआर में क्या खास है, या ह्यूमन राइट्स के खास क्या डिस्कोर्स है, उसका एक फिलोसफिकल रूट आप लोग कांट में तलाश कर सकते हैं। कांट एक फिलोसफर थे जिन्होंने इंडिविजुअल राइट्स की बात किया, और उसकी फिलोसफिकल रूट्स आप जो है आप इसमें तलाश कर सकते हैं, बहुत सारे थिंकर्स हैं, जॉन लॉक में तलाश कर सकते हैं, नेचुरल जो राइट्स थियरिस्ट हैं उसमें तलाश कर सकते हैं। हम आज उसमें नहीं जाएंगे, हम आते हैं सीधे सीधे जो है यूडीएचआर के ऊपर। तो यूडीएचआर का फंडामेंटल लेसन क्या है? यूडीएचआर में यही बातें कही गई है कि भाई इंसान कहीं भी पैदा हो, बहुत उसमें डिटेल्स आर्टिकल्स है, हम नहीं जाएंगे क्योंकि बोरिंग हो जाती है, और काफी तकनीकी बहस है उसमें, हम उसमें नहीं जाएंगे। हम उससे एक जो मैसेज निकालना चाहते हैं कि हम ह्यूमन हैं, तो इंसान क्या है, कहीं भी अगर जन्म लिया है, किसी भी मुल्क में, किसी भी जाति में, किसी भी धर्म में, तो उसको एक अधिकार है, और उसको एक अधिकार मिलना चाहिए, राइट टू लाइफ का, राइट टू डिग्निटी, और एक जो है डेवलपमेंट का अधिकार जो है। हालांकि ये अधिकारों का सिलसिला ये फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन में बदलती गई, और ह्यूमन राइट्स का कंसेप्ट जो है धीरे धीरे बहुत वास्ट होता गया जो है। उस पर भी हम बात कर सकते हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन राइट्स की। तो वो चीजें हमारा यूडीएचआर में, और हमारा हिंदुस्तान
ने उसको साइन किया, सिग्नेटरी मेंबर था। 56 कंट्री जो यूनाइटेड नेशंस को के अंदर में बना, उसमें हमारा हिंदुस्तान चढ़ बढ़कर के, क्योंकि उस वक्त जो हमारा हिंदुस्तान एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स का हाइट पे था। आपको एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल्स में जो रोल हिंदुस्तान ने अपनाया, वो एक लीडिंग रोल था उसका जो है, जिस महात्मा गांधी ने, नेहरू ने और मौलाना आजाद ने, सब लोगों ने मिलकर के उसको ये किया, आगे बढ़ाया जो है। तो हिंदुस्तान एक विरासत एक रहा कि हमारा ह्यूमन राइट्स का मतलब एक कंट्रीब्यूशन जो फॉर्मुलेशन डॉक्यूमेंट्स हुआ यूनिवर्सल राइट्स में पूरा, और हमारे भारतीय संविधान में फंडामेंटल राइट्स में एक देख सकते हैं कि पूरी जो यूडीएचआर की जो बातें हैं वो फंडामेंटल राइट्स में आपको एकदम मिल जाएंगी, जो है जो मौलिक अधिकार में उसको कहा जाता है हिंदी में, जो है जो बुनियादी हुकूक कहा जाते हैं वो हिंदी में जो है। और साथ साथ देखिए, लेकिन एक बात जरूर हम आप बोलेंगे कि ह्यूमन राइट्स के सिलसिले से, कि ह्यूमन राइट्स में आपका जो बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट है जो है, उसमें यह है कि हमको राइट टू लाइफ, डिग्निटी और आपका राइट टू फ्रीडम स्पीच, ये तो है ही है। लेकिन अमर्त्य सेन या इस तरह के लोगों ने ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को आगे बढ़ाया। ह्यूमन राइट्स के डिस्कोर्स को इस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाया कि भाई हमको एक जो है राइट टू डेवलपमेंट, यानी हमको एक राइट टू हेल्दी लाइफ जीने के लिए सोशियो इकोनॉमिक राइट्स चाहिए, जो कि हमारा डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी में भी है। तो हमारा जो ह्यूमन डायरेक्टिव स्टेट पॉलिसी है और फंडामेंटल राइट्स है, दोनों की एक कॉम्प्लीमेंट्री है। यानी कि अगर किसी भी इंसान अगर गरीब है मिसाल के तौर पे, तो वो अपनी बुनियादी अधिकार को नहीं एंजॉय कर सकता है। कोई भी इंसान जो है अगर आर्थिक रूप से कमजोर है तो वो बुनियादी अधिकार को नहीं कर सकता है। तो ये आगे चल के बहस हुई कि ठीक है भाई, इंसान के जो राइट्स है तभी मिल पाएंगे जब इंसान को सोशल इकोनॉमिक राइट्स जो है, और थोड़ा सा जो रशियन रेवोल्यूशन हुआ उससे भी ये इंस्पायर्ड है जो है। आपका जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुआ उसने तो सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स को अपहोल्ड किया, लेकिन जो रसिया इनकलाब था जो लेनिन के अंदर में हुआ, वहां से ये हुआ कि भाई नहीं, सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की भी हम बात करेंगे, बिना सोशियो इकोनॉमिक राइट्स की बात किए हुए हम जो है सिविल डेमोक्रेटिक राइट्स को भी हम नहीं अचीव कर सकते हैं। हालांकि ह्यूमन राइट्स का जो जोर है वो सबसे ज्यादा सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर है, क्योंकि जो सिविल और डेमोक्रेटिक राइट्स है, सिविलिटी जो है वो प्री कंडीशन है। अगर वो सिविलिटी समाज में कोई नहीं हो, बेसिक बुनियादी राइट्स नहीं हो, तो आप आगे के हुकूक की बात नहीं कर सकते हैं। तो ये ह्यूमन राइट्स के बेसिक ये है कि भाई हमको माने द फंडामेंटल पॉइंट ऑफ ह्यूमन राइट्स इज टू डेवलप ए सिविक कल्चर एंड सिविक सिविलिटी इन द सोसाइटी जो है, देन वी कैन एंजॉय द डेमोक्रेटिक एंड अदर सोशियो इकोनॉमिक राइट्स जो है। तो ये इसका कनेक्टिविटी है, लेकिन बुनियादी जो जोर आपको सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स के ऊपर है और हमारे भारतीय संविधान। अब हम आते हैं कि भाई पूरी दुनिया के अंदर हम देखेंगे, सर ने उसकी झलकी आप लोगों को दिया कि हम पूरी दुनिया में देखेंगे। अब मान लीजिए जन्मदाता तो ह्यूमन राइट्स के आपका वेस्ट अपने आप को कहते हैं, और नो डाउट वेस्ट के में जो बहुत इनकलाब हुए, रशिया इनकलाब या आपका जो है फ्रेंच इनकलाब या अमेरिका में जो इनकलाब आई, नो डाउट उससे इन्फ्लुएंस हुए। लेकिन आज अगर हम मौजूदा हालात में देखेंगे कि अमेरिका के अंदर में हम मिसाल के तौर पे देखते हैं, तो वहां पे भी लोगों को बुनियादी अधिकार से वंचित किया जाते हैं। गुआंतानामो बे में जो लोगों को जेल में, प्रिजनर्स को जो है वहां पे भी, अब याद रखिएगा कि जो जेल में लोग होते हैं उनका भी ह्यूमन राइट्स होता है, उनके भी ह्यूमन राइट्स सस्पेंडेड नहीं होते हैं। नागरिक अधिकार और थोड़ा ह्यूमन राइट्स में फर्क है जो है, लेकिन ह्यूमन राइट्स जो है वो आपका हर जगह, हर बाउंड्री कहीं भी आप हैं तो ह्यूमन राइट्स आपका सस्पेंडेड नहीं है। और दूसरी बात यह है ह्यूमन राइट्स के सिलसिले से कि भाई आप जो है कोई भी दुनिया को दूसरे मुल्क पे आक्रमण नहीं कर सकती है। अब अमेरिका है, अपने आप को ह्यूमन राइट्स के जो है वो चैंपियन मानते हैं, लेकिन अफगानिस्तान में आप क्या कर रहे हैं, आप जो है और दूसरे मुल्कों में क्या कर रहे हैं। तो इस तरह से जो है ह्यूमन राइट्स का चैंपियन करने वालों का भी रिकॉर्ड अच्छा नहीं है। बहुत हद तक रशिया के कॉन्टेक्स्ट में भी लोग बात करते हैं कि भाई वहां भी ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड अच्छे नहीं, स्टालिन के टाइम में। आप चाइना में भी चले जाएंगे तो उरुग्वे मुस्लिम, उनके भी ह्यूमन राइट्स। पाकिस्तान की बात कर लेते हैं जो, या इस्लामिक कंट्री में भी बात कर लेते हैं कि उन्होंने मुआहदे साइन किए हैं, लेकिन इस्लामिक कंट्री में भी ह्यूमन राइट्स के जो है रिकॉर्ड्स अच्छे नहीं है। ह्यूमन राइट्स के डिफेंडर्स जो होते हैं उनको जो पाकिस्तान के अंदर में भी नहीं छोड़ा जाता है, नहीं बख्शा जाता है कि धार्मिक नाम पे। हालांकि सर ने बताया कि जो धर्म की जो एक अंडरस्टैंडिंग है वो एक लिबरेशन थियोलॉजी से जो आती है, उसमें ह्यूमन राइट्स का भी हिफाजत किया गया है। लेकिन आमतौर पे धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, जात के नाम पे ह्यूमन राइट्स की कत्ल गारत होती है। हमारे हिंदुस्तान में अगर हाथरस का केस लेंगे तो दलित महिलाओं के साथ किस तरह से जो है बदसलूकी हो जा रही है, लेकिन बहुत सारे लोग जो लोग हैं वो उसको जो है जस्टिफाई करते हैं जो है कि नहीं, इनके समाज के साथ होना चाहिए। तो ये सब सारी चीजें हैं। और मैं ये कहना चाह रही, यानी कि मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ह्यूमन राइट्स का जो प्रॉब्लम्स है वो कोई दुनिया के हर कंट्री में है। वो ये नहीं है कि हमारी हिंदुस्तान में ही है, पाकिस्तान में ही है, बांग्लादेश में ही है। ब्लॉगर्स को बांग्लादेश में मारा जाता है जो है, आपको नेपाल में भी है।
दुनिया के हर कंट्री में कोई भी थोड़ा सा आप देखेंगे कि कुछ जो कंट्री जो लैटिन अमेरिका के हैं या कुछ कंट्री जो कम्युनिस्ट कंट्री अरे लिबरल डेमोक्रेटिक फ्रेमवर्क में स्कैंडिनेवियन कंट्री, उनके कुछ ह्यूमन राइट्स के रिकॉर्ड्स अच्छे हैं, लेकिन ज्यादातर कंट्रीज के अगर ह्यूमन राइट्स के देखेंगे तो उनके रिकॉर्ड्स ठीक नहीं है। वहां आपके नागरिक या गैर नागरिक जो भी ह्यूमन है उनके अधिकार मुहाफिज नहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल हमारे पास है 21st सेंचुरी में, जो कि आपका उपेंद्र बख्शी जी ने बहुत बार कहा है कि देयर इज नो फ्यूचर ऑफ ह्यूमन राइट्स। जो है उपेंद्र बख्शी ने कहा कि कोई भी दुनिया में आप देखेंगे तो दुनिया में ह्यूमन राइट्स का फ्यूचर हमें नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि दुनिया की कोई भी मुल्क हमारे पास आइडियल नहीं पेश कर रहा है। हालांकि सैद्धांतिक तौर पे, वसूली तौर पे यूनाइटेड नेशंस ने बहुत अच्छे ये बने हैं, यूरोपियन चार्टर्स बने हैं, अफ्रीकन चार्टर्स बने हैं, आपका जो है हिंदुस्तान ने NHRC बनाया है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, जहां पे मैंने ट्रेनिंग लिया है बहुत 1-2 महीना, हम उसमें बहुत अच्छे ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं यूनाइटेड जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है हमारा, वो भी ह्यूमन राइट्स का हिफाजत नहीं कर पाती है। जो है वो भी कहीं ना कहीं पॉलिटिकल जो उनका प्रेशर है उसके वजह से वो ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकार का हिफाजत, हालांकि कुछ मामलों में उन्होंने अपना रिपोर्ट्स अच्छे दिए हैं। लेकिन मैं बता सकता हूं कि अभी जामिया मिलिया, जैसे अभय साहब ने कहा कि हम लोग एक्टिविस्ट के स्ट्रगल से आए हुए हैं, अभी जामिया मिलिया इस्लामिया का मैं बात कर लेता हूं, तो मैंने एक मजमून लिखा भाई, जामिया मिलिया इस्लामिया में तलबा बिरादरी के ऊपर, असातिज़ा के ऊपर, खास तौर से तलबा बिरादरी के ऊपर, इंस्टीट्यूशन के ऊपर बहुत अटैक हुआ, जिसमें तलबा और तलबात गर्ल्स स्टूडेंट्स की उससे बदसलूकी की गई। लेकिन जो ह्यूमन राइट्स को जो रिपोर्ट आया, NHRC का रिपोर्ट आया, उसमें ये कहा मतलब विक्टिम को ही दोषी ठहरा दिया गया, और जो हमारे पुलिस महकमा के लोग हैं उनको जो दोषी नहीं ठहराया गया। तो इस तरह से हम देखेंगे कि ह्यूमन राइट्स इंस्टीट्यूशंस भी काम नहीं कर रही सही तरीके से। और मैंने अपना दुख जाहिर किया कि भाई कि मैं तो एक ह्यूमन राइट्स के इंस्टीट्यूशन से ट्रेनिंग लिया हूं, और मुझे बहुत तकलीफ हुआ कि NHRC भी आज के पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बहुत अच्छा अपना ड्यूटी नहीं कर पा रही, हालांकि उसके कुछ पॉजिटिव कामें हैं। जो अब आते हैं जी बद्रे साहब, जी बद्रे साहब, फिर हम आपके पास आएंगे। प्रोफेसर राम पुनियानी सर, जो बद्रे साहब ने जो बात कही वो उन्होंने एकेडमिक डेफिनेशन सब दी है, मतलब ह्यूमन राइट्स की, कैसे ह्यूमन राइट्स आया, कैसे ह्यूमन राइट्स जो है उसका असर हमारे फंडामेंटल राइट्स पे भी है, और ये भी इन्होंने इस तरफ इशारा किया कि हमारे जो इदारे हैं, जो हमारे इंस्टीट्यूशन हैं, जो संस्थाएं हैं, वो जो है ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट करने में बहुत मजबूत तरह से मतलब पॉलिटिकल प्रेशर्स को झेल नहीं पा रही, और कहीं ना कहीं वो उतनी मजबूत तरीके से नहीं इंसानों को और लोगों को ह्यूमन राइट्स प्रदान करने में मददगार साबित हो रही है। इसी से जुड़ा हुआ मैं सवाल आपसे करता हूं। आप तो हर रोज लिखते हैं और सारी बारीक चीजों पे आपकी नजर होती है। अगर साल 2020 को कहा जाए कि मतलब 2020 ईयर को आप कैसे याद करते हैं, तो अगर आप मुझसे पूछेंगे, मुझे पर्सनल तरह मतलब पर्सनल तरीके से आप मुझे पूछेंगे, मेरी राय होगी कि ये साल 2020 जो है ह्यूमन राइट्स वायलेशन का ईयर के तौर पे इसको याद किया जा सकता है, क्योंकि एक बात नहीं है, एक बात मेरी मस्त गड़बड़ा गया, सुनाई नहीं दे रहा है, आवाज नहीं आ रही क्या? मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगा सामने, क्या आवाज नहीं आ रही है? थोड़ी सी गड़बड़ है। हाँ हमारे तरफ, हाँ यस सर। हेलो डॉक्टर अभय कुमार जी, माफ कीजिए जी जी। तो मैं ये कह रहा था कि 2020 को अगर आप याद करेंगे तो कोरोना लॉकडाउन, मजदूरों की समस्या, फिर आपने जैसा बताया कि तबलीगी जमात
के नाम पे किस तरह से मजहबी उन्माद फैलाया गया। कोर्ट अब कह रहे हैं कि ये सब बिल्कुल एक मतलब एक बलि का बकरा बनाया गया। उसके बाद यूनिवर्सिटी से तलबा को और स्टूडेंट्स को गिरफ्तार किया गया, उनके ऊपर यूएपीए लागे गए। फिर उसके बाद क्या है, हमारे देश के बड़े बड़े जो नेता हैं जिनकी जिम्मेदारी है सेक्युलरिज्म के मुहाफिज बनने के लिए, वो धार्मिक पूजा कर रहे हैं, किसानों की समस्याएं हैं। तो और यूनाइटेड जो जो यूके की जो पार्लियामेंट है उसकी जो बॉडी है उसने भी खत लिखे हैं हमारे गृह मंत्री को और कहा है कि देखिए आपके यहाँ जो ह्यूमन राइट्स वायलेशन बहुत ज्यादा हो रहे हैं। तो हम जो भारतीय जो लोग हैं, जो हम कहीं ना कहीं अपने देश के साथ प्रेम करते हैं और हमारा जो प्रेम है वो बंधुत्व पे, समानता पे, बराबरी पे टिका हुआ है, हमारा प्रेम जो है किसी के साथ नफरत पर नहीं टिका हुआ है, तो कहीं ना कहीं भारत का नाम भी बदनाम हो रहा है। इस समस्या को प्रोफेसर राम पुनियानी सर आप कैसे देखते हैं, इसका मुकाबला कैसे किया जा सकता है? जी देखिए, वैसे तो आपने बात कही है बहुत बिल्कुल एक आपने पूरी बात का निचोड़ रख दिया है कि पिछले 6 सालों से जो प्रक्रिया है उसका पीक, उसका उच्च बिंदु 2020 में आया। उसके बाद से मैं पूरी तरह सहमत हूँ। अब इसका निदान, इसका विरोध कैसे किया जाए, मुझे तो एक लगता है कि ये जो सांप्रदायिक ताकत के आने के कारण हुआ है, मेरी स्पष्ट मत है कि ये सेकुलर पार्टियां कमजोर हुई हैं, वो भी इसी प्रकार के दबाव में, चुनावी दबाव में कि भाई हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र, हिंदू वोट, उसके दबाव में आके उन्होंने बहुत सारे अवसरवादी कॉम्प्रोमाइजेस किए हैं, वो भी काफी कमजोर हो गई हैं। पर मुख्य रूप से जो आक्रमण है, आक्रमण, देखिए इसमें 2 चीजें होती है, एक तो आक्रमण करने वाला और दूसरा आक्रमण का मुकाबला न कर सकने वाला। इसमें फर्क देखना चाहिए आपको। उनको माफ करने की कोई जरूरत नहीं है, जो आक्रमण को न झेल सके वो कमजोर है, उसमें कैसे मजबूत किया जाए वो दूसरी बात है। पर ये बात निश्चित रूप से है कि आज जो सांप्रदायिक ताकत है उसका पूरा आधार समाज का ध्रुवीकरण, पोलराइजेशन, नफरत, दंगे और अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ में नफरत फैलाना है। एक तरफ अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नफरत फैलाना और दूसरी तरफ प्राचीन मूल्यों को गौरवान्वित करना। प्राचीन मूल्यों को गौरवान्वित करना, आधुनिक विज्ञान के बदले पुराने विज्ञान की बात करना, इसका क्या कारण है? इसका कारण है क्योंकि प्राचीन मूल्यों के गौरवान्वय में दलित और स्त्रियों के अधिकार कमजोर करने का एक चाल छुपी होती है। तो अगर आप दूरगामी सवाल मेरे से पूछ रहे हैं तो मुझे लगता है कि समाज में नंबर 1 नफरत दूर करने की कोशिश करना चाहिए। जो नफरत की दीवारें बनाई गई हैं उनको तोड़कर मोहब्बत के पुल बनाना जरूरी है। जो गलत प्रोपेगेंडा किया गया है उस गलत प्रोपेगेंडा का मुकाबला करना जरूरी है। समाज में जो आंदोलन, अब आंदोलन मैं कह रहा हूँ भक्ति सूफी परंपरा टाइप आंदोलन जो लोगों को जोड़ता है, आज़ादी का आंदोलन टाइप जिसमें गांधी और मौलाना आज़ाद मिलके लोगों को धर्मनिरपेक्षता के आधार पर जोड़ते हैं, इस प्रकार के आंदोलन को फिर से लाने की जरूरत है। और जो भी मुझे सबसे बड़ी बात ये लगती है, आज एक किसी ने पूछा था कि धर्मनिरपेक्षता पे मानने वाले, इंसानियत में मानने वाले, मानव अधिकारों में मानने वाले लोग तो ज्यादा हैं, पर फिर वो इसका मुकाबला क्यों नहीं कर पाते? मुझे भी कई बार लगता है आशावाद में कि जो लोग इंसानियत में मानते हैं, मानव अधिकारों की कल्पना में मानते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है। सबसे बड़ी समस्या है कि ये लोग एकदम बिखरे हुए हैं, बिखरे हुए इतने समूहों में हैं कि इसकी कोई कल्पना नहीं है। तो एक ऐसे सामूहिक मंच की जरूरत है जो आज के खतरे, जो लोकतांत्रिक समाज पे खतरे हैं, डेमोक्रेसी पे खतरा है, संविधान पे खतरा है, उसको पहचान के एक ऐसे मानवीय मंच, ह्यूमन राइट्स मंच, नागरिक मंच की जरूरत है जो अपने छोटे मोटे मतभेदों को भुलाकर बिना संगठनात्मक एकता के, कार्यक्रम की एकता के आधार पे काम करें। जैसे आज किसान आंदोलन चल रहा है तो पूरे देश के सभी मानवाधिकारों के लोगों ने उसके साथ खड़े हो जाना चाहिए। शाहीन बाग का आंदोलन चल रहा था, पूरे देश के सभी लोगों ने उसको बैकअप करना चाहिए। तो ऐसा 2 प्रकार से, एक तो वैचारिक आंदोलन जिसमें हम सही विचारों को लोगों तक पहुंचाएं, और दूसरा बाकी आंदोलनों में मेल जोल, कंधे से कंधा मिलाना, ताकि उन आंदोलनों का इम्पैक्ट समाज पे जो असर हो, सत्ता पे जो असर हो, वो पहले से ज्यादा मजबूत हो। अभी होता क्या है, शाहीन बाग एक आंदोलन हो गया, किसानों का आंदोलन
दूसरा आंदोलन हो गया, विद्यार्थियों का आंदोलन तीसरा था, कन्हैया कुमार के अराउंड, रोहित वेमुला का चौथा था। इनका जो एक सामूहिक विद्रोह है, विरोध है सत्ता के खिलाफ, उसको जगाने की जरूरत है। मेरा ये तात्पर्य नहीं है कि सब लोग किसी एक लीडर के अंडर में आके एक ऑर्गेनाइजेशन बनाए, बिल्कुल नहीं। जो जैसे हैं आप अपने संगठन को चालू रखिए। आपके जो कार्यक्रम हैं इन चीजों के लिए, उसमें मजबूती लाने के लिए दूसरों का साथ दीजिए, दूसरों का साथ लीजिए, ऐसा मुझे लगता है। और दूसरा मैंने जो कहा, वैचारिक आंदोलन पे तो हमने कभी ख्याल किया ही नहीं। एक ही संगठन है जो अपने कार्यकर्ताओं को साल के साल ट्रेनिंग देता रहता है, लगातार ट्रेनिंग देता रहता है, लगातार उनको स्वयं सेवक प्रचारक बनाता रहता है। हमारे यहाँ ऐसा कोई वैचारिक आंदोलन कि राष्ट्र कैसे बना, भारतीय राष्ट्रवाद क्या है, भगत सिंह के सिद्धांत क्या थे, अम्बेडकर के सिद्धांत क्या थे, हमारी मानवता किस प्रकार से होना चाहिए, इस प्रकार के विचार लोगों तक ले जाना मुझे लगता है आज बहुत जरूरी है। ऐसे वॉलंटियर्स को तैयार करना बहुत जरूरी है जो अपने टाइम का थोड़ा वक्त देके समाज में सकारात्मक चीजों को पहुंचाए। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी में सोशल मीडिया के माध्यम से जो नफरत को बढ़ाया जाता है उसका मुकाबला करें। और तीसरा, बाकी हम सब लोग जो मानव अधिकारों में मानते हैं, एक दूसरे के आंदोलन के साथ मजबूती से खड़े हों ताकि उसका सत्ता पे प्रभाव पड़े। और अंतिम बात, राजनीतिक जो चुनाव की प्रक्रिया है, चुनाव की प्रक्रिया में उन्होंने जो महारत हासिल कर ली है उसका कोई जवाब नहीं है। पन्ना प्रमुख से लेके तो लाखों स्वयं सेवक, लाखों प्रचारक मैदान में उतर जाते हैं। हैदराबाद निकाय का चुनाव हो तो भी वहां भी सब बड़े बड़े लीडर पहुंच जाते हैं। इसका मुकाबला करने के लिए क्या यंत्रणा होना चाहिए? तो मेरा एक ही फॉर्मूला है कि राजनीतिक तौर पे ऐसा कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे वो पार्टी मजबूत हो। कोइलेशन हो, धर्मनिरपेक्ष और मानव अधिकारों को मानने वाले लोगों का कोइलेशन हो तो वो एक दूसरे को मदद करेंगे। अब ये पता नहीं मेरा उदाहरण कितना सही है, यूपीए 1 का जो पहला फेज था उसका थोड़ा विस्तृत रूप अगर हम लें, उसका विस्तृत रूप हम लें तो चुनाव के मैदान पे सांप्रदायिक ताकतों को हराना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि सत्ता में आने के बाद वो अपने पूरे संस्थानों को ट्रेंड वॉलंटियर से भर देते हैं, पूरे संगठनों को उससे भर देते हैं। तो 4-5 लेवल पर ये लड़ाई करना बहुत जरूरी है। ये काफी बड़ा एक संघर्ष है जिसमें हम सबको थोड़ा बहुत योगदान देना बहुत जरूरी है। और सवाल है, एक और सवाल है जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं। मैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स दिल्ली यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा रहा था, तो उसमें एक बात आई थी ब्यूरोक्रेसी के बारे में, एक मैं चैप्टर पढ़ा रहा था और एग्जीक्यूटिव के बारे में। तो कहा यह गया था कि ऑथोरिटेरियन रिजीम जो है और डेमोक्रेसी के बीच में फर्क ये होता है कि ऑथोरिटेरियन रिजीम में जो ताकत होती है, जो सत्ता होती है, वो किसी एक नेता, किसी एक पार्टी, किसी एक लोग के आसपास घूमती है। लेकिन क्या होता है ट्रू डेमोक्रेटिक सेटअप में क्या होता है कि सत्ता का, पावर का सेपरेशन होता है। जैसे कोर्ट का काम है कि कानून की रोशनी में चीजें हो, इसको देखना। एग्जीक्यूटिव का काम है कि वो सरकार के रोज बरोज के कामों को करना, और संसद का काम है कि संसद कानून बनाए, और एग्जीक्यूटिव जो होगा वो संसद के प्रति जो होगा वो जिम्मेदार होगा। लेकिन हो क्या रहा है अपने देश में कि जो एग्जीक्यूटिव है वो संसद को डोमिनेट कर रहा है। और कैबिनेट के बारे में क्या है कि प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट एमोंग इक्वल, यानी आदरणीय प्रधानमंत्री जी उतने ही आदरणीय हैं और उनके पास उतनी ही ताकत है जितने उनके कैबिनेट के बाकी 30 या 40 जो कलीग्स हैं उनके भी उतने हैं, जो हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है। लेकिन हो क्या रहा है, रेलवे का फीता काटना हो तब भी प्रधानमंत्री जी पहुंचेंगे, और कोई अगर जहाज का डिपार्टमेंट हो तो वहां पर भी वो पहुंचेंगे, अगर होम मिनिस्ट्री की कोई बात हो तो वहां पर भी बैठेंगे, लेबर मिनिस्ट्री की कोई बात हो तो वहां भी बैठेंगे। और कोरोना के काल में मैंने एक आर्टिकल लिखा कि क्या आपको पता है कि आपके देश का श्रम मिनिस्टर, लेबर मिनिस्टर कौन है? किसी को पता नहीं था, बहुत सारे लोगों को नहीं पता था कि कौन है इस देश का श्रम मिनिस्टर, किसी को नहीं पता है। तो मैं ये कह रहा हूं कि पावर जो है वो कहीं ना कहीं कंसंट्रेट हो रहा है एक पार्टी में, उससे भी ज्यादा एक लीडर में। और
जो ऑटोनॉमी होती थी संस्थाओं की वो धीरे धीरे डाइल्यूट हो रही है और संस्थाओं को क्या किया जा रहा है, उसका पॉलिटिकल इस्तेमाल किया जा रहा है। इसलिए जिस तरह की जुडिशियरी लोगों के हुकूक, लोगों के अधिकार के लिए जिस तरह से उसको सजग होना चाहिए था, उस तरह से जुडिशियरी अपनी वो ताकत नहीं दिखा पा रही है और उस तरह का काम इवन जो नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन है वो भी नहीं दिखा पा रहा है, जिसकी बात हमारे दोस्त बदर आलम साहब ने की थी। तो मैं ये कह रहा हूं, और पुलिस के बारे में भी कहा गया है कि जो ब्यूरोक्रेसी है या जो पुलिस है, इसका काम है न्यूट्रल और एनोनमस, यानी उसको किसी पार्टी से लेना नहीं है, वो संविधान के मुताबिक काम पुलिस करेगी या कोई भी ब्यूरोक्रेट करेगा। और दूसरा काम उसका ये होगा कि वो अपने आप को पब्लिक में नहीं लाएगा, वो किसी दल के समर्थन में नहीं लाएगा। लेकिन ये सारी चीजें धीरे धीरे ध्वस्त हो रही है और मुझे ये डर लग रहा है कि पता नहीं कि ये इंडिया ऑलरेडी ऑथोरिटेरियन हो चुका है या ऑथोरिटेरियन बनने के कगार पे हैं और इसकी वजह से हमारे जो अधिकार जो है, मानवाधिकार है, उस पे हमला है। तो इस समस्या को भी आप कैसे देख रहे हैं? सांप्रदायिकरण भी हो रहा है उन लोगों का कि जो सरकारी बाबू हैं, अगर उन्होंने शाखा से पर्ची कटा ली है या निक्कर पहन लिया है तो उनको प्रमोशन मिल जाएगा बहुत जल्दी। जो आर्मी में बड़े बड़े अफसर लोग हैं वो लोग भी राजनीतिक बयान दे रहे हैं। जो गवर्नर साहब हैं वो सरकार को बनाने और बिगाड़ने में भी उनका बहुत बड़ा रोल लग रहा है। तो इस सारी चीजों को कैसे हम लोग मुकाबला करें? जी राम पुनियानी सर। देखिए, कई बार निराशा होती है मुझे भी। आपने जो चित्र प्रस्तुत किया वो बिल्कुल सही है और शायद जस्टिस AP शाह ने इसके लिए एक बड़ा अच्छा शब्द इस्तेमाल किया था, वो था चुना हुआ अधिनायकवाद, इलेक्टेड ऑटोक्रेसी। आपने चुना तो है और ऑटोक्रेसी बन गई है। पहले कैबिनेट सिस्टम है, उसके बदले एक मंत्री रह गया है, कभी कभी दूसरा उनके साथ दिख जाता है, बाकी तो कोई दिखते नहीं है। और ब्यूरोक्रेसी में भी एक तो लालच है और दूसरा उनके ट्रेंड लोग ऑलरेडी ब्यूरोक्रेसी में घुसे हुए थे पहले से, जो अभी ज़्यादा मुखर हो गए हैं और ये हमारे समाज के सभी जीवन में लागू होता है। तो इसलिए जो मैंने कहा कि इस पार्टी को सत्ता में रहने से ये चीज़ें और मजबूत होगी, इसलिए अब ये विपक्षी पार्टियां एक प्लेटफॉर्म पे कैसे आके कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के सत्ता को कैसे शेयर करेंगे वो मुझे पता नहीं, पर उसके बगैर मुक्ति का मार्ग मुझे नहीं दिखता, क्योंकि ऐसे ही ये चलता रहा तो अधिनायकवाद और मजबूत होगा। उसके कारण जो ट्रेंड वॉलंटियर्स की संख्या और बढ़ेगी और हमारे लोकतंत्र का जो पतन हो रहा है वो उससे भी तेजी से होगा। इसलिए अगर चुनाव में कभी भी चुनाव हो, बंगाल का हो, बिहार का हो, बिहार के चुनाव में देखिए, मैं उम्मीद नहीं कर सकता था कि RJD नहीं जीतेगी, पर फिर भी कुछ मैकेनिज्म हो गया, बीजेपी फिर से वापस आ गई। बंगाल में है, जिस प्रकार से विपक्षी पार्टियां आपस में तू मैंने कर रही हैं, खतरे की घंटी बज चुकी है, क्योंकि वहां से 18 MP चुनकर आए हैं और पिछले 5 महीने से लगातार वो लोग किसी न किसी बहाने वहाँ न्यूज़ में हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस समय अगर हम एक कोएलिशन करके विपक्षी पार्टियों को साथ नहीं ला पाए, शायद हम उसमें क्या रोल प्ले करते हैं मुझे नहीं पता, तो आप सोचिए। पर हमारा रोल उसमें भी होना चाहिए, विपक्षी पार्टियों पर प्रेशर डालने का कि आपको एक कोएलिशन करके इस पार्टी का मुकाबला करना जरूरी है। नहीं तो आप जो कह रहे हैं उसमें कोई ईमानदारी नहीं। आप भी भ्रष्ट तो सभी होते हैं, ईमानदार पॉलिटिकल पार्टीज में भ्रष्ट लोग तो काफी होते हैं, पर आप जो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं, जो संविधान के मूल्यों की बात करते हैं, उसमें वो कोई दम नहीं है। अगर आप चुनावी आधार पे अलायंस बनाने में असमर्थ हैं तो ये दोष उन पे भी जाता है और शायद हमने भी उसमें कुछ रोल प्ले करना चाहिए ताकि विपक्ष की पार्टियां एक मंच पर आए। बद्रे साहब, आपसे मैं ये पूछ रहा हूं कि जो चैलेंजेस आप ह्यूमन राइट्स के से मुतालिक आप जो देख रहे हैं आज के दौर में, और हमारे एक दोस्त ख्वाजा तबरेज साहब ने भी एक सवाल पूछा है कमेंट करके कि राइट्स ऑफ माइनॉरिटीज को जिस तरह से उसके ऊपर हनन हुआ है, और आपने अपनी PhD भी अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप जमा कर रहे हैं पासमानदा मूवमेंट के ऊपर में, लोअर कास्ट मुस्लिम्स के आंदोलन के ऊपर लेके, तो थोड़ा आप भी बहुत ही संक्षेप में मुख्तसर तरीके से आप कहिए कि हम लोग मानवाधिकार को कैसे मजबूत बनाते हैं,
फिर उसके बाद राम पुनियानी सर से आखिरी उनको कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि वो हमारे खास मेहमान हैं, उनसे हम पूछ लेंगे, उनसे कहेंगे कि आप कंक्लूड कर दीजिए, उसके बाद हमारा प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। जी बद्र आलम साहब। तो सबसे पहले हम दो बात करेंगे, अभय साहब 2 मिनट 3 मिनट में लूंगा। एक तो ये कि माइनॉरिटी राइट्स की बात की आपने, तो माइनॉरिटी राइट्स नो डाउट एक आवाज जरा जोर से बोलिए बद्र साहब। माइनॉरिटी राइट्स जो है वो आपका हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में जो बाबा साहब अम्बेडकर ने ये कॉन्स्टिट्यूशन जो फ्रेम हुए उसमें माइनॉरिटी राइट्स को जो है इंश्योर किया गया जो, लेकिन वो माइनॉरिटी राइट्स जो एक संविधान के अंदर में बाबा साहब ने कहा वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि दो वजह है माइनॉरिटी राइट्स न मिलने का जो है। एक तो ये वजह है कि जो इंस्टीट्यूशन है वो अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी कर सकते हैं, वो परफॉर्म नहीं कर पा रही है। दूसरा है कि हमारे हिंदुस्तान में जो कम्युनल मेजोरिटी आ गई है, सेक्युलर मेजोरिटी नहीं है। तो बाबा साहब अम्बेडकर ने इसी के डर की वजह से वो माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे थे, लेकिन वो माइनॉरिटी राइट्स नहीं मिल पा रहा है। दूसरा आपने सवाल वो एक ये किया कि नो डाउट माइनॉरिटी राइट्स में क्या एक इंस्टीट्यूशनल डिक्लाइन हो रहा है, कहीं ना कहीं एक डिस्कोर्स उसके पीछे हट गए हैं। लेकिन एक पसमानदा डिस्कोर्स की आपने जो बात किया कि पसमानदा डिस्कोर्स नो डाउट एक माइनॉरिटी डिस्कोर्स को एक वाइडन किया। आमतौर पे पहले माइनॉरिटी राइट्स का डिस्कोर्स जो है वो एक पूरा सिंबॉलिक इश्यूज पे ज्यादा टिका हुआ था कि भाई कि हमको डिग्निटी हमको ये करना है, अपने कल्चरल राइट्स पे ज्यादा था। लेकिन पसमानदा मूवमेंट ने आकर के एक सोशल इकोनॉमिक एंगल दिया है, तो माइनॉरिटी राइट्स के कंसेप्ट को डिमोक्रेटाइज किया, वाइडन किया और इंटरनल डेमोक्रेटिक रिफॉर्म को उन्होंने आगे बढ़ाया जो है। लेकिन आज भी माइनॉरिटी राइट्स को लेकर के चैलेंजेस हैं, बहुत सारे लोग चैलेंजेस हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि उसको इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट नहीं मिल रहा है माइनॉरिटी राइट्स को जो मिलना चाहिए उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि इंस्टीट्यूशंस के अंदर में कम्युनलाइजेशन हो गया है। इंस्टीट्यूशनल कम्युनलिज्म भी बहुत लोग कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में आ गया, जैसे कि वेस्ट में इंस्टीट्यूशनल रेसिज्म एक जमाने तक, और जो जॉर्ज फ्लॉयड जो है हत्या हुई तो उसमें हम लोग देख सकते हैं कि वेस्ट में कितना रेसिज्म था। तो हमारे हिंदुस्तान में भी कम्युनलिज्म, कास्टिज्म, ये सब सारा इसकी वजह भी है। हम बात ये करना चाह रहे हैं दूसरा, आखिर के ये माइनॉरिटी राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स कैसे हो पाएगी। मुझे लगता है कि आज जो है थोड़ी सी हम 1 मिनट में बात यही करेंगे कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो है, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन नहीं हमारा जो भारतीय संविधान के अंदर में जो वैल्यू है, हमारा जो हिस्ट्री की जो सेकुलर जो वैल्यूज है, जो हमारा प्लूरल अंडरस्टैंडिंग है जो पास का, या जो हमारा बुद्धा की अंडरस्टैंडिंग है, जो कहा जाता है कि बुद्धा, बाबा साहब ने कहा कि बुद्धा इज माई मास्टर जो है, बिकॉज आई लर्न फ्रॉम मेनी थिंग फ्रॉम बुद्धा। तो हमारा इंडियन हिस्ट्री में जैनिज्म ट्रेडिशन, बुद्धा ट्रेडिशन और जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का बहुत ही है। लेकिन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को देने के लिए सेकुलर डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन चाहिए, इंस्टीट्यूशन को ऑटोनॉमी चाहिए, या जो सरकारी इंस्टीट्यूशन है, एनएचआरसी की है या पुलिस है, ये तमाम महकमे के अंदर में जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। लेकिन हो क्या रहा है खासतौर से इस भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद, कि ह्यूमन राइट्स एजुकेशन जो देना चाहिए, जो पुलिस अफसरान को देना चाहिए, जो ब्यूरोक्रेट को देना चाहिए, जो होना चाहिए, वो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन का अवेयरनेस कम है। दूसरी बात मैं यूनिवर्सिटी के हवाले से करूंगा कि बहुत सारे रोहित वेमुला का आपने सुसाइड किया जो है, बहुत सारे अभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में एलएसआर में लड़की सुसाइड कर ली, तो ये बहुत सारा हो रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हमारे इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर में भी जो ह्यूमन राइट्स एजुकेशन है पेडागोजी में होना चाहिए, और ह्यूमन राइट्स एजुकेशन पेडागोजी का हिस्सा तब बनेगा जब सेकुलर पेडागोजी तैयार हो, सेकुलर बेस्ड वैल्यू बेस्ड ह्यूमन वैल्यूज को तरजीह दिया जाए। लेकिन हमारे पूरी इंस्टीट्यूशन का आज अगर भारतीय जनता पार्टी का जो 2020 में भी भारतीय जनता पार्टी ने जो एजुकेशन एजेंडा को लाई है, जिसको काफी लोगों ने उसके ऊपर अच्छे से बात कर रहे हैं, लेकिन मैंने एक मजमून लिखा कि उस भारतीय 2020 जो व्हील एजुकेशन है उसमें सेकुलरिज्म के वैल्यूज को आप गायब कर रहे हैं, उसमें डेमोक्रेटिक एजेंडा को आप पीछे हटा रहे हैं, उसमें यूनिवर्सिटी को डिस्क्रिमिनेशन कैसे खत्म करना है, उसपे आपको स्किल्ड के ऊपर ये, जॉब्स के ऊपर ये जो जोर है उस पर होनी चाहिए जो है। ऐसी नहीं कि स्किल और जॉब के ऊपर जोर नहीं होना चाहिए, लेकिन ह्यूमन राइट्स एजुकेशन वो हमारा नहीं यूनिवर्सिटीज के अंदर में और निसाब का हिस्सा बन पा रहा है। और आजकल जो यूनिवर्सिटीज के अंदर में जो एक पॉलिटिकल जो कॉन्टेक्स्ट है उसके वजह से भी यूनिवर्सिटीज में अंदर में वो स्पेस नहीं हो पा रहा। जेएनयू का हम लोग हालत देख ही रहे हैं, कहीं ना कहीं जामिया का एक मिसाल हमारे सामने, हैदराबाद मिसाल यूनिवर्सिटीज है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आखिर के अल्टरनेटिव करना क्या पड़ेगा। अल्टरनेटिव जैसे कि उन्होंने पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट में बताया कि भाई पॉलिटिकल अलायंसेस करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि जो एक नौजवान तबके हैं, जो सिविल सोसाइटी के एक्टिविस्ट हैं, वो अवेयरनेस प्रोग्राम चलाएं। जैसे बहुत सारे हमारे, हम गांधी जी से लेसन ले सकते हैं, हम जो नेल्सन मंडेला से लेसन ले सकते हैं, हम मार्टिन लूथर से लेसन ले सकते हैं।
और हम हिस्ट्री में तारीख से जा करके, और हमको ह्यूमन राइट्स एजुकेशन के लिए मूवमेंट चलाना पड़ेगा। ह्यूमन राइट्स, जैसे सिविल राइट्स, डेमोक्रेटिक राइट्स का मूवमेंट चला इमरजेंसी के पीरियड में, तो कहीं ना कहीं इंस्टीट्यूशन को रीस्टोर कर पाए। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा हम अपने पास्ट को देख करके हमें ह्यूमन राइट्स मूवमेंट के लिए एजुकेशन करना पड़ेगा, और सिविक एजुकेशन, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को आम करना पड़ेगा। उसके लिए आंदोलन चलाना पड़ेगा, और वो आंदोलन चलाने के लिए सिविल सोसाइटी, डेमोक्रेटिक फोर्सेस, सबको एक होना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टीज को तो एक, आपको पॉलिटिकल फ्रंट पे लड़ाई लड़ने की जरूरत है, नो डाउट, लेकिन एक सिविल सोसाइटी मूवमेंट, एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो ह्यूमन राइट एजुकेशन को अवेयरनेस फैलाए, और एक जो सिविक वैल्यूज है उसको, सिविक वैल्यूज को प्रायोरिटी दे, न कि हमारे अंदर में जो धार्मिक उन्माद है, जो आपको मजहबी उन्माद है, जो हम देख रहे हैं, जो लव जिहाद का एक यूपी में हमारा योगी आदित्यनाथ ने पास किया है, ये क्या है? लव जिहाद जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मोरालिटी के खिलाफ है। जब आप साहब अम्बेडकर ने कहा कि भाई जो फर्टिलिटी है, जो अभय साहब ने बार बार अपने आर्टिकल मजमून में लिखते हैं कि ह्यूमन फीलिंग जो है आना चाहिए, तो ह्यूमन फीलिंग के तो खिलाफ है ना, नागरिकता के, एक नागरिक हुकूक के खिलाफ है ना लव जिहाद जैसे कानून है, या इस तरह के जो यूएपी आप लेकर के आ रहे हैं, अर्लियर जैसे टाडा पोटा था। तो लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इसके लिए लड़ाइयां लड़ी गई है, इसके लिए ह्यूमन राइट डिफेंडर ने लड़ाई लड़े, हमारा हर्ष मंदर और योगेंद्र यादव, इस तरह के हिंदुस्तान में जो बहुत सारा ह्यूमन राइट्स डिफेंडर्स लोग जो है, पहले आपस सच्चर साहब थे, सिविल राइट्स डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स हमारे जो है, उसको भी मजबूत करने की जरूरत है। सियासी जमात का एक होना ये जरूरी है, लेकिन मैं समझता हूं कि जो स्टूडेंट्स मूवमेंट, तलबा तंजीम और जो सिविल सोसाइटी तंजीम है, उसको एक होकर के एक ह्यूमन राइट्स एजुकेशन को, और वो यूनिवर्सिटी में, सिविल सोसाइटी में, मीडिया में, हर जगह, हर स्पेस में करने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि एक डेमोक्रेटिक जो ये होगा, सिविल सोसाइटी और पब्लिक स्फीयर में जब ह्यूमन राइट्स जी, थैंक यू जी बद्र आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप से बहुत कुछ सीखना है, इसलिए आपको आखिरी फिर से कंक्लूड करने के लिए हम आप ही के साथ कंक्लूड करेंगे। जो बातें कहीं छूट गई हैं या आपको फिर से जोड़ना चाहते हैं या उसको स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो प्रोफेसर राम पुनियानी जी। पहले तो ये बद्र आलम जी ने जो बात कही उसको काफी सिंसियरली लेना चाहिए, ह्यूमन राइट्स एजुकेशन अवेयरनेस प्रोग्राम्स। और जैसे मैंने कहा कि आज हमारा मुख्य जो राजनीतिक संघर्ष है वो भारतीय आज़ादी के आंदोलन के सिद्धांतों को बचाने का संघर्ष है, भारतीय संविधान के मूल्यों को बचाने का संघर्ष है। और उसके लिए जैसे मैंने कहा कि जैसे अवेयरनेस कैंपेन जरूरी है, और हमारे आंदोलनों के बीच में एक तालमेल बिठाने की जरूरत है, और साथ ही साथ एक विपक्षी एकता लाने में हम किस प्रकार से मदद कर सकते हैं, ताकि सिद्धांतों के आधार पे एक विपक्षी एकता हो जो अपने छोटे मोटे स्वार्थ को भूल के इस बात की कोशिश करे कि धर्मनिरपेक्ष ताकतें सत्ता पे आए, और सत्ता पे आने के बाद ये जो थोड़ा सा इतना इन्होंने समाज में इन्फिल्ट्रेशन कर दिया है, उसको थोड़ा कंट्रोल में लाने की जरूरत है। नहीं तो ये धर्म के नाम की ताकतें स्पष्ट रूप से पहले से ज़्यादा मजबूत होती जाएंगी। और आज हम अभी ह्यूमन राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, ह्यूमन राइट्स की कंसेप्ट टोटली निकल जा सकती है, आज नागरिक अधिकारों की कंसेप्ट टोटली निकल जा सकती है। अगर हम व्यवस्था को बचाना चाहते हैं तो हमें निश्चित रूप से ये सब कदम, और उसके लिए हम सबको जितना हमसे हो सके हम सबको उसमें छोटा मोटा योगदान देने की ज़रूरत है। और ये वक्त आ गया है कि हम समाज के इन मुद्दों को सीरियसली लें और उसी रास्ते पर इसको ले आएं जिस रास्ते की बात भगत सिंह ने कही थी या अम्बेडकर ने कही थी, या जिस रास्ते पर चलकर लोगों को गांधी ने जोड़ा था, उसको फिर से लाने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया जी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, साथियों, आप आज सुन रहे थे 10 दिसंबर के रोज ह्यूमन राइट्स जो डे है उसके ऊपर हम ह्यूमन राइट्स से मुतालिक बातें कर रहे थे। हमने आज गुफ्तगू की ह्यूमन राइट्स इन इंडिया, भारत में इंसानी हुकूक की क्या हालत है, मानवाधिकार की क्या स्थिति है, इस पे हमने बात की आज। और हमारे साथ दो बहुत ही खास मेहमान थे, प्रोफेसर राम पुनियानी सर, जो कि हमेशा एक मैसेज करने के बाद हम जैसे लोग जो लोग एक मोबाइल के साथ इस तरह की गुफ्तगू कर पा रहे हैं, बहुत ही छोटे रिसोर्सेज के साथ, वो हमेशा हम लोगों को इनकरेज करने के लिए, और एक जो डेमोक्रेटिक वाइब्रेंसी है और एक जो डेमोक्रेटिक पल्स है, एक जो डेमोक्रेटिक सोच है, उसको बढ़ाने के लिए हमेशा हम लोगों को प्रोत्साहित करते हैं, हम लोगों के साथ जुड़ते हैं। एक बार सर का फिर से हम तहे दिल से हम सर का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे साथ हमारे जामिया के दोस्त बद्र आलम साहब, जिन्होंने ह्यूमन राइट्स की पढ़ाई भी की है यूनिवर्सिटीज के अंदर में और उस आंदोलन से भी जुड़े रहे, और उसके बाद अभी ये पासमानदा मूवमेंट यानी लोअर कास्ट मुस्लिम पॉलिटिक्स के बारे में, उनकी सोसाइटीज के बारे में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट में
अभी अभी ये पीएचडी जमा करने वाले हैं, ये कलमकार भी हैं, कॉलमिस्ट भी हैं और ये अंग्रेजी में भी लिखते रहते हैं, काउंटर करंट में लिखते रहते हैं। तो हम लोग एक छोटी सी कोशिश कर रहे हैं और आप लोग इतनी बड़ी तादाद में और इतने प्यार मोहब्बत के साथ इस प्रोग्राम को देखे हैं, तो मैं चाह रहा हूं कि अगर आपको पसंद हो तो इस बात को और लोगों तक फैलाइए। और जो एक हिंदुस्तान है जिसमें हम लोगों को धर्म से, जाति से और कलर से और तमाम तरह के जो तासुब है, जो पूर्वाग्रह है, जो प्रिजुडिस है, इससे हटके हमको अंबेडकर, भगत सिंह और इनके रास्ते पे हमको चलना है और ये देश सबके लिए शांति, दोस्ती, प्यार, मोहब्बत पे इस देश को हम लोगों को आगे बढ़ाना है और नफरत की राजनीति को हर लेवल पे हम लोग को डिफीट करने की जरूरत है और जो हम लोगों से बन पाए वो हम लोगों को करने की जरूरत है। तो अगली बार फिर किसी अहम मुद्दे पे हम राम पुनियानी सर को भी बुलाएंगे और बद्र आलम साहब की बुलाएंगे। सर आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते सर, आदाब सर। इनके चैनल को हिट करवाना है, इनके चैनल को हिट करवाना है तो मुझे बुलाए, तभी हिट होगा। हो गया भाई। हिट हो